सीरिया में अभी क्या चल रहा है? देश को कंट्रोल कर रहे रेबल्स की क्या स्ट्रैटेजी है? सीरिया में असाद के बाद क्या कॉम्प्लेक्स खेल चल रहा है? इसराइल, टर्की, रशिया, यूएस के सीरिया में क्या कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट्स हैं? नए रूलर्स को आगे कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरिया में बशार अल असाद रेजिम का अंत हो चुका है। असाद सन 2000 से सीरिया में पावर में थे। इससे पहले सीरिया की कमान उनके पिता हाफिज अल असाद के हाथों में थी, जो 1971 में मिलिट्री कू करके पावर में आए थे। तो 50 से ज्यादा सालों से सीरिया में असाद फैमिली रूल कर रही थी। अब फाइनली 2024 में बशार अल असाद के फॉल के बाद सीरिया में असाद रेजिम का अंत हो चुका है। फिलहाल सीरिया की राजधानी डमास्कस पर सीरियन रिबेल्स का कंट्रोल है। आपने न्यूज में सुना होगा कि इस वक्त एचटीएस ग्रुप सीरिया में डोमिनेंट ग्रुप है जो डमास्कस को कंट्रोल कर रहा है। एचटीएस का फुल फॉर्म है हयात तहरीर अल शाम। ये एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त ये सीरिया के सबसे पावरफुल रिबेल ग्रुप्स में से एक है। करंटली ये ग्रुप ही सीरिया में नया डिफैक्टो रूलर है। याद रखिएगा, डिफैक्टो का मतलब लीगली एस्टैब्लिश्ड नहीं होता। डिफैक्टो मतलब यही ऑन ग्राउंड रियलिटी है, चाहे लीगल हो या ना हो। एचटीएस ग्रुप लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से पावर में नहीं आया है। इसने असाद रेजिम को ओवरथ्रो करके पावर कैप्चर की है। ये फॉर्मली एस्टैब्लिश गवर्नमेंट नहीं है, बट इस समय पर सीरिया में यही डिफैक्टो गवर्नमेंट है। एनीवे, एचटीएस ग्रुप सीरिया में एक इस्लामिक रूल को एस्टैब्लिश करना चाहता है, एक ऐसी स्टेट बनाना चाहता है जो शरिया लॉ से गवर्न हो। यूएस, यूके, रशिया और टर्की जैसे देश एचटीएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। हालांकि ये देखते हुए कि एचटीएस ग्रुप ने एंटी वेस्ट और प्रो रशिया असाद रेजिम का अंत करने में मदद करी है, इसे वेस्ट की तरफ से कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तो इसलिए अब इस ग्रुप के टेररिस्ट डेजिग्नेशन को, टेररिस्ट लेबल को हटाने का विचार किया जा रहा है। यूएस ने एचटीएस के लीडर अहमद अल शरा के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी को हटा दिया है। शरा के अरेस्ट पर $10 मिलियन का रिवॉर्ड था। बट रिसेंटली यूएस डेलीगेशन की एचटीएस ग्रुप के साथ मीटिंग हुई। तब शरा यूएस को यूजफुल लगा, इसलिए इसको पकड़वाने का इनाम हटा लिया गया। यूएस और यूके एचटीएस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं बिकॉज सीरियन कॉन्फ्लिक्ट की डायनेमिक्स में एचटीएस ही इस वक्त सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। यूएस डेलीगेशन ने डमास्कस जाकर आगे की स्ट्रैटेजी को लेके रिबेल ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और डिफरेंट कम्युनिटीज से मीटिंग भी की है। यूएस की एचटीएस ग्रुप के साथ डील करने की रेडीनेस को देखते हुए एचटीएस ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को एक मॉडर्न रिबेल ग्रुप की तरह पोजीशन करे। उसे आईएसआईएस की तरह एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरह ना देखा जाए। उसकी समझ में ये बात आ रही है कि अगर वेस्टर्न देशों का सपोर्ट चाहिए, पार चाहिए, फंड्स चाहिए, तो सीरिया के फ्यूचर का उसका विजन यूएस के साथ अलाइन होना चाहिए। आखिर वेस्टर्न सैंक्शंस, जिन्होंने सीरिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, उन्हें लिफ्ट भी तो करवाना है। तो एचटीएस समझ रहा है कि अगर शासन करना है तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। रीजन में मिलिटेंट ग्रिप मेंटेन करने के साथ साथ लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज भी प्रदान करनी पड़ेंगी। तब जाकर उनके रूल को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो इस तरह से एचटीएस ग्रुप एक क्वासी गवर्नमेंट के जरिए पावर को कंसोलिडेट करना चाहता है, लेजिटिमेसी गेन करना चाहता है और सीरिया में अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। एचटीएस इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये इंश्योर करने के लिए कि उसे केवल आर्म्ड ग्रुप की तरह ना देखा जाए। एचटीएस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्रिएट कर रहा है, मिनिस्ट्रीज क्रिएट कर रहा है और गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसे लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट मिले और साथ में इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिले। क्योंकि लोग इंसर्जेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह प्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, तब आपको लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए एचटीएस अपने आप को एक गवर्निंग अथॉरिटी की तरह प्रेजेंट कर रहा है, अपनी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की इमेज से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। टेरिटरी के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रेंथन करने का यही तरीका है कि आप एजुकेशन,
हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करें, ज्यादा मॉडरेट अपीयर हों, गवर्नमेंट की तरह टैक्सेस और फीस कलेक्ट करें और सर्विसेज प्रोवाइड करें, चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करें। एचटीएस ग्रुप ऐसा कर भी रहा है। स्टेडी इनकम के चैनल्स जनरेट करने के लिए लोकल बिजनेसेस के ऊपर टैक्सेस लगा रहा है, बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, गवर्नेंस में अपना हाथ आजमा रहा है, किसी गवर्नमेंट की तरह एक्सटर्नल एक्टर्स से नेगोशिएट कर रहा है। एचटीएस के पास ऑलरेडी काफी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है, जहां पर तालिबान ने भी इसी तरह की गवर्नेंस मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। इवन आईएसआईएस ने भी 2014 में कैलिफेट डिक्लेयर कर दिया था और जिन टेरिटरीज पर उसका कंट्रोल था वहां गवर्नमेंट लाइक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। फिर हमास का तो आपको पता ही है कि वो गाजा में डी फैक्टो गवर्नमेंट चलाता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिसिंग को मैनेज करता है। इन सब के साथ साइड बाय साइड एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह ऑपरेट भी करता है। हमास ने ही तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर अटैक किया था, जिससे गाजा वॉर शुरू हुआ था। तो एचटीएस ग्रुप के सामने ये सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं। इवन सीरिया के पड़ोस लेबनान में हिजबुल्लाह है, जो देश के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। वहां पर हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस मिलिटेंट ग्रुप ने लेबनान में सोशल सर्विसेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है और इसने अपने आप को पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में पोजीशन किया है। तो अब हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां मिलिटेंट ग्रुप्स सिविल सोसाइटी में अपनी पकड़ बना रहे हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज तक ही सीमित नहीं हैं, इसके बियॉन्ड जाके एक डुअल रोल निभा रहे हैं। अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए मिलिट्री एक्टिविटीज के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं। एचटीएस ग्रुप भी इसी तरह से सीरिया में मिलिटेंसी के साथ गवर्नेंस को ब्लेंड करना चाह रहा है, ताकि लोगों का उनके प्रति परसेप्शन बदला जाए, जिससे वो अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करते हुए टेरिटरी को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएं। क्योंकि अगर पब्लिक में नेगेटिव परसेप्शन होगा तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा, उनके रूल को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो ये सब देखते हुए सीरिया में असाद के जाने के बाद एचटीएस ग्रुप एक क्लेवर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है। वो देश में मौजूद डिफरेंट फैक्शंस को एक अम्ब्रेला के अंडर यूनाइट कर रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा करने की गाइडेंस बाहरी ताकतों से आ रही है, जो पूरी सिचुएशन को एक्टिवली मॉनिटर कर रही हैं। अब सीरिया में जितने भी डिफरेंट फैक्शंस हैं जिन्होंने असाद को अपोज किया था, उनकी सरकार गिराने में मदद की थी, उन सबको एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर यूनिफाई किया जाएगा। तो वेरियस रिबेल ग्रुप्स जो अलग अलग बिखरे हुए थे, उन्हें साथ लाकर पावर कंसोलिडेट की जाएगी और देश में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। इस ट्रांजिशन में वेस्टर्न पावर्स एचटीएस ग्रुप को सपोर्ट करेंगी। एचटीएस लीडर मोहम्मद अल जोलानी ने असाद को ओवरथ्रो करने में मदद करने वाले डिफरेंट रिबेल ग्रुप्स को डिसॉल्व कर दिया है और अब इन ग्रुप्स के फाइटर्स को एक नई नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करेगी। तो सीरिया में एक कोहेसिव मिलिट्री फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब ऐसा किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड पावर एस्टैब्लिश की जाएगी, एक यूनिफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया जाएगा, तभी तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिलेगी, सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स आएंगे। वरना विभिन्न रेबेल ग्रुप्स बिखरे हुए रहेंगे तो पावर के लिए आपस में ही लड़ते रहेंगे, देश में इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। वेस्टर्न पावर्स ने जो सीरिया में अचीव किया है, रशिया और ईरान को उसे अंडू करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वेस्टर्न देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वेस्टर्न देश तो चाहेंगे कि सीरिया के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी रहे, रिबेल ग्रुप्स आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज ना करें, देश में और पास स्ट्रगल्स ना हो, ताकि सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। देखिए, सुनने में ये गंदा लगेगा, बट रियलिटी यही है कि वॉर कुछ पावरफुल कंपनीज के लिए इंसेनली प्रॉफिटेबल होता है। जब वॉर्स होते हैं तो मेजर डिफेंस कंपनीज के पास वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट चलती है तो मेजर डिफेंस प्लेयर्स के रेवेन्यूज आसमान छूने लगते हैं। जैसे अभी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन और गाजा वॉर के कारण मेजर आर्म्स कंपनीज ने मोटा पैसा बनाया। तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और उनसे रिलेटेड कंपनीज वॉर टाइम में जमकर प्रॉफिट कमाती हैं। उनके वेपन्स भी सेल हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट जोन में उनकी परफॉर्मेंस भी टेस्ट हो जाती है।
रियल कॉम्बैट कंडीशंस में बेटर परफॉर्मिंग वेपन्स को आगे और बायर्स मिल जाते हैं, और जो डेटा मिलता है उससे वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटीज एसेस की जाती हैं और उनमें नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं। इससे ग्लोबल आर्म्स मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज मिलती है। तो वॉर टाइम में डिफेंस कंपनीज काफ़ी कुछ गेन करती हैं। फिर वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और फाइनेंस कंपनीज के लिए ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। तो वॉर्स में बहुत सी कंपनीज का स्वार्थ जुड़ा होता है, इसलिए हमें इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलती हैं। तो यह जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स हमें कहते हुए दिखाई देते हैं कि वॉर टॉर्न नेशन को जल्द से जल्द रिबिल्ड करना है, वो इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें लोगों की चिंता होती है, बट इसलिए क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है। एनीवे, गाजा और यूक्रेन की तरह सीरिया में भी यही हो रहा है। एचटीएस सीरिया में स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, जिससे रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स शुरू हो जाएं और सीरिया की इकोनॉमी रिवाइव हो। एचटीएस के ऑन ग्राउंड एक्शंस इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, सीरिया की केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कमिटमेंट किया है कि सभी बॉर्डर्स पर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस रहेगी। तो आप देख रहे हैं, एचटीएस बिल्कुल वही सब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है जो गवर्नमेंट्स करती हैं, कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ह्यूमैनिटेरियन एड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। नेचुरली इन स्टेटमेंट्स को यूनाइटेड नेशंस ने वेलकम किया है। इस तरह से एचटीएस ग्रुप अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी एचटीएस ग्रुप को इडलिब में काफ़ी वर्षों से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रन करने का एक्सपीरियंस है। वो सब अब काम आएगा। कहाँ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये एचटीएस सीख चुका है। जो छोटे छोटे एरियाज को एडमिनिस्टर करके लेसन सीखे, वो अब कंट्री वाइड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सीरिया में इस वक्त ज़बरदस्त पावर प्ले और फॉरेन इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। डिफरेंट पार्ट्स के कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट्स हैं। नॉर्थ में टर्की टेरिटरी गेन करना चाहता है। नॉर्थ वेस्ट सीरिया में कर्डिश कंट्रोल टेरिटरीज को इन्वेड कर सकता है। सीरिया की रीबिल्डिंग में होने वाले इकोनॉमिक गेन पर भी नेटो मेंबर टर्की की नज़र है। इजराइल तो ऑलरेडी सीरिया में अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रहा है। गोलन हाइट्स और उसके एडजेसेंट एरियाज इजराइल के कंट्रोल में हैं। इजराइल इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ने वाला, स्पेशली जब ट्रंप वापस पावर में आ चुके हैं। अब इजराइल को फ्री हैंड मिलेगा। वो गोलन हाइट्स में सेटलमेंट्स तेजी से एक्सपैंड करेगा, सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देकर बफर जोन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बरकरार रखेगा। गोलन हाइट्स इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटो है, एलिवेटेड एरिया है, तो इसे कंट्रोल करने से इजराइल को सराउंडिंग एरियाज का एक कमांडिंग व्यू मिलेगा। हाई ग्राउंड पर प्रेजेंस होने से इजराइल को एक डिफेंसिव एडवांटेज मिलेगा। आने वाले थ्रेट्स को इजराइल पहले ही डिटेक्ट कर पाएगा। फिर यहाँ पर पानी मौजूद है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है। तो यहाँ पर कंट्रोल करना इजराइल की वाटर सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अभी इजराइल इस रीजन को कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इंक्रीज करने में लगा हुआ है। वेस्ट में आए तो लेबनान में हिजबुल्लाह को असाद रेजिम के फॉल के बाद स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ऑलरेडी इजराइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ चुका है। उसके ऊपर से प्रो ईरान बशार अल असाद के जाने से अब ईरान से हिजबुल्लाह तक की सप्लाई लाइन कट ऑफ हो गई है। हिजबुल्लाह को अब ईरान से वेपन्स प्राप्त करने के लिए ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ेगा। फिर असाद रेजिम में हिजबुल्लाह अपने नेटवर्क के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए मोटी कमाई करता था। असाद रेजिम के अंत से ये प्रॉफिटेबल ट्रेड भी कोलैप्स हो चुका है, जिससे हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर गहरी चोट लगी है। सीरिया में एचटीएस के वेस्टर्न टिल्ट की वजह से हिजबुल्लाह के लिए अपने रीजनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ईरान लेड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। हिजबुल्लाह और हमास बुरी तरह से पीटे गए हैं। असाद को ओवरथ्रो कर दिया गया है, तो इस सब से ईरान का इन्फ्लुएंस कम हुआ है। ईरान के लिए अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना और मुश्किल हो गया है। आगे रशिया की बात करें तो वो सीरिया में अपने मिलिट्री बेसिस को सिक्योर करना चाहता है। मेडिटेरेनियन कोस्ट पर लटाकिया और टार्टस में रशिया के मिलिट्री बेसिस हैं। टार्टस नेवल बेस की मदद से रशिया मेडिटेरेनियन सी में अपने नेवल पावर प्रोजेक्ट कर पाता है। लटाकिया एयरबेस से रीजन में एयर ऑपरेशंस कंडक्ट कर पाता है। रशिया के लिए ये दोनों मिलिट्री बेसिस इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्वेलेंस के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। ये बेसिस मिडिल ईस्ट में रशिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज करते हैं।
प्रो रशियन असाद रेजिम का अंत रशिया के लिए एक मेजर सेटबैक है। अपने एलाय बशार अल असाद के जाने से रशिया के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स अब सिक्योर नहीं हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार तो रशिया अपने एडवांस वेपन्स को सीरिया से रीलोकेट करके लीबिया में डिप्लॉय कर रहा है। ऑफ कोर्स यूएस बाकी जगहों की ही तरह सीरिया में भी रशिया को काउंटर करना चाहता है। ऑलरेडी ये नैरेटिव चला दिया गया है कि सीरिया लिबरेट हो चुका है, डिक्टेटर का अंत हो गया है, अब सीरिया की रिकवरी चालू होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑन ग्राउंड ये सारी चीजें कैसे मटेरियलाइज होती हैं ये देखना होगा। सीरिया की रीबिल्डिंग का प्रोसेस कितना इंक्लूसिव होता है ये देखना होगा। क्या सीरियंस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाएगा? क्या यहाँ पर जल्द से जल्द एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी या फिर बांग्लादेश की तरह ही यहाँ पर इंटरिम लीडर ही पावर कंसोलिडेट कर लेगा? क्या सीरिया का भविष्य लोग निर्धारित करेंगे या वहां भी देश का भविष्य एक फॉरेन हैंड ही डिक्टेट करेगा? सीरिया को देश की जनता द्वारा संचालित होना चाहिए, कुछ चुनिंदा देशों के इंटरेस्ट्स और कुछ चुनिंदा कंपनीज के प्रॉफिट से नहीं। देश में जल्द से जल्द एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए, लोगों के ऊपर शासन थोपा नहीं जाना चाहिए। यहाँ तालिबान जैसा हश्र नहीं होना चाहिए। पावर में आते टाइम तालिबान ने बहुत सारे वादे किए थे, बट अभी वहां पर वुमेन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। तालिबान अपनी प्रोमिसेस से पीछे हट रहा है। इस एक्सपीरियंस को देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने से पहले काफी दफे सोच लेना चाहिए। एचटीएस की रूट्स और आइडियोलॉजीज तालिबान से अलग नहीं हैं। दोनों सलाफी जिहादिस्ट मानसिकता वाले ग्रुप्स हैं। ये इस्लामिक टेक्स्ट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और मिलिटेंट अप्रोच के साथ उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करने के अपने लक्ष्य में वायलेंस करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो दुनिया के सामने ये भले ही एडमिनिस्ट्रेटर का मुखौटा पहन ले, अंदर से तो ये एक्सट्रीमिस्ट्स ही रहेंगे। बस मौका मिलने की देर है। ये बस ताकत की भाषा समझते हैं। अभी इजराइल ने सीरिया में बम्बार्डमेंट किया, टेरिटरीज ऑक्यूपाई की, तब एचटीएस डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात करने लगा, मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात नहीं की। क्योंकि ए इजराइल मजबूत है और बी वेस्ट के साथ टेंशन्स नहीं चाहिए। यहाँ एचटीएस भूल गया कि उसने सीरिया की सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। तो अभी पावर और फंड्स नहीं हैं, तो एचटीएस वही सब बोल रहा है जो वेस्ट सुनना चाहता है, ह्यूमन राइट्स, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। अभी एचटीएस को मालूम है कि सोशल रिप्रेशन करते हुए नजर नहीं आ सकते। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, रेडिकल आइडियोलॉजी, ये सब बाहर नहीं आने दे सकते। अभी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नजर आना है, उसी में फायदा है। बाद में ताकत आने पर स्ट्रिक्ट शरिया ले आएंगे। आखिर है तो ये अल कायदा का ही एफिलिएट ग्रुप। पहले एचटीएस का नाम जबात अल नुसरा हुआ करता था। ये अल कायदा की सीरियन आर्म थी। 2017 में इसने जबात अल नुसरा से नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम कर लिया, रीब्रांडिंग कर ली। बट रीब्रांडिंग करने से आइडियोलॉजी थोड़ी ना बदली। तभी तो यूएस और यूके जैसे देशों ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है। हालांकि अब वेस्टर्न देशों की अप्रोच चेंज हो रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में केवल इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। इस टाइम पे चूंकि एचटीएस सीरिया में वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रमोट करने में एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है, इसलिए यूएस इसके साथ एंगेज कर रहा है, अपने बिहेवियर और आइडियोलॉजी पर लगाम लगाने के लिए कह रहा है। इसलिए एचटीएस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को ओपनली डिस्प्ले करने से बच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर अब वो मॉडल और वो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती हो। इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट शरिया के बजाय एक मॉडरेटेड वर्जन प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्रिक्ट शरिया में थोड़ा सा भी डेविएशन होगा, बाकी के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इसे इस्लाम का डाइल्यूशन कहेंगे। इसी डर से तो तालिबान को विमेन्स राइट्स रिस्ट्रिक्शंस फिर से इंप्लीमेंट करने पड़े थे। इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस थ्रेटन करने लगा था कि इस्लाम के विरुद्ध काम हो रहा है, शरिया लागू नहीं किया जा रहा है। तो जरा सा भी डेविएशन हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप्स तो अपोज करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर से टसल शुरू हो जाएगा। इसलिए एचटीएस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट छोड़ नहीं सकता,
क्योंकि आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स पावर कैप्चर करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सेप्टेंस भी चाहिए, तो उसके कारण एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को ओपनली डिस्प्ले भी नहीं कर सकते। एचटीएस के लिए इस दुविधा से डील करना आसान नहीं होगा। सीरिया में दशकों से ऑथोरिटेरियन रूल ने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को खोखला कर दिया है। देश में बहुत से फैक्शंस हैं जो पावर वैक्यूम को भरना चाहते हैं। ये आपस में कॉम्पीट करते हैं। एचटीएस को इन इंटरनल डिविजन्स को एड्रेस करना पड़ेगा। डिफरेंट रेबल ग्रुप्स के बीच रिकॉन्सिलिएशन करवाना पड़ेगा। उन्हें अंकल सैम की बुक के सेम पेज पे लाना पड़ेगा। वर्षों से चल रहे सिविल वॉर ने देश में बहुत सारे इंटरनल डिविजन्स क्रिएट कर दिए। स्टेबल गवर्नेंस के लिए इन डिविजन्स को एड्रेस करना जरूरी है। डिफरेंट कम्युनिटीज जैसे सुन्नी, अलावाइट, कर्डिश, क्रिश्चियन एक्सेट्रा को यूनाइट करना पड़ेगा। लोगों की ग्रीवेंसेस एड्रेस करनी पड़ेंगी। रेजिम को तो बाहरी सपोर्ट से टॉपल कर लिया, लेकिन अब देश चलाना भी तो पड़ेगा। रिबेल ग्रुप्स के फाइटर्स ने अपना काम किया, लेकिन अब उन्हें सोसाइटी में इंटीग्रेट भी तो करना पड़ेगा। वॉर से जो शहर तबाह हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, इन सबको रिबिल्ड करना पड़ेगा। इसमें मैसिव एफर्ट लगने वाला है। फिर जो रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हो रखी है, उसे भी तो एड्रेस करना है। रेफ्यूजीज को रीसेटल करना है। इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके लोगों को री इंटीग्रेट करना है। सीरियन इकोनॉमी क्रिपल्ड है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। इकोनॉमिक रिकवरी करना एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। मेजॉरिटी ऑफ सीरियंस बिलो पॉवर्टी लाइन है, ह्यूमैनिटेरियन एड पर डिपेंडेंट हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक सर्विसेज को रिस्टोर करने में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने में बहुत एक्सटेंसिव रिसोर्सेज लगेंगे। रिकंस्ट्रक्शन में जो फॉरेन एड मिलेगी वो फ्री में तो नहीं आ जाएगी। तमाम कंडीशंस लगाई जाएंगी। बहुत सारे रिफॉर्म्स करने के लिए कहा जाएगा। पार कब्जाना और बात है, शासन करना बिल्कुल दूसरी बात है। देश में इंस्टेबिलिटी या अनरेस्ट ना हो जाए, ये देखना पड़ता है। फिर फॉरेन ट्रूप्स यदि विड्रॉ करने से मना कर दे तो सोवेरेनिटी के क्लेम्स का क्या होगा? कैसे मैनेज करोगे? इजराइल के थ्रेट को कैसे हैंडल करोगे? मल्टीपल फॉरेन पावर्स के कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट्स के कारण प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स जारी रहेंगी। उनसे कैसे डील करोगे? इनकी राइवलरीज जब सीरिया को डिस्टेबलाइज करेंगी, तब क्या करोगे? और विभिन्न रेबल ग्रुप्स जो असाद को अपोज कर रहे थे, असाद के अगेंस्ट जंग लड़ रहे थे, वो अगर किसी तरह साथ आ भी गए तो भी ये अलायंस बहुत फ्रजाइल रहेगा। फॉरेन एड के लिए जो तमाम कंडीशनैलिटीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसमें डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। अलायंस बिखर सकता है। सबको एक सेंट्रल अम्ब्रेला के अंडर लाना कठिन है, और उन्हें बिना टूटे उस अम्ब्रेला के अंदर एकजुट रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सीरिया में सब ठीक हो चुका है। अभी बशार अल असाद का चैप्टर जरूर क्लोज हुआ है, बट अभी आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा हुआ है। नए रूलर्स को आगे तमाम पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आई होप सीरिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको इंसाइट मिली होगी। इस सेशन में बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।